उन दिनों मेरे शौहर कराची में मजिस्ट्रेट लगे हुए थे। इनके पास एक केस आया जिसका उन्होंने फैसला सुनाना था। ये 5 वर्ष से ब्याहता एक जोड़ा था। इस जोड़े की अजब कहानी थी। सबीहा दवाओं की एक कंपनी में मुलाजमत करती थी क्योंकि इसके माली हालात अच्छे ना थे। इसी कंपनी में नासिर भी कदरे बेहतर ओहदे पर फाइज था। इत्तफाक से इस कंपनी को किसी सबब अपने कुछ मुलाजमीन को फारिग करना पड़ा। इस छांटी की ज़द में सबीहा भी आ गई और इसका नाम सबकदोश होने वाले मुलाजमीन की फहरिस्त में आ गया। जब इसको पता चला कि उसे मुलाजमत से सबकदोश कर दिया गया है तो वो बेहद रंजीदा और दिल गिरफ्ता हुई। सिफारिश के लिए नासिर के पास गई और दरख्वास्त की कि उसे मुलाजमत से ना निकाला जाए क्योंकि इनके मुआशी हालात अच्छे नहीं थे। वो दरख्वास्त करते हुए ज़ारो कतार रोने लगी। नासिर इसे रोता देखकर परेशान हो गया। उसे उस लड़की पर तरस आया। इसने कहा कि मैं वादा नहीं कर सकता कि तुमको कंपनी के इस फैसला से बचा सकूं। अलबत्ता मैनेजर से ज़रूर कहूँगा, लेकिन ये मैनेजर के बस की बात भी नहीं क्योंकि यह फ़ैसला कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किया है। बहरहाल तुम गमज़दा ना हो, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरी मुलाजमत तलाश करने की कोशिश करता हूँ। कहते हैं कि जब एक दर बंद होता है तो राज़िक अपने बंदे के लिए कोई और दरवाज़ा खोल देता है। इस रोज़ हमदर्दी में नासिर ने सबीहा से कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं अपनी कार में तुमको घर तक छोड़ दूँ। वो इतनी गम से नडाल थी कि बस में सफ़र करना मुश्किल लग रहा था क्योंकि आंखों से बार बार आंसू गिर रहे थे। नासिर ने सबीहा को घर ड्रॉप कर दिया। फिर तमाम रात इसी बारे सोचता रहा कि वो बेचारी न जाने कितनी मजबूर है जो मुलाजमत जाने से इस कदर अपसेट हो गई है। मुझे ज़रूर इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसने अपने तौर पर कोशिश की मगर कामयाबी ना मिली। सबीहा के लिए कोई अच्छी मुलाजमत तलाश करना मुश्किल था क्योंकि वो सिर्फ मैट्रिक पास थी। वो तकरीबन रोज़ फ़ोन करके नासिर से पूछती कि क्या कोई मुलाजमत मेरे लिए ढूंढ ली है। इस सवाल का उसके पास जवाब ना था। बिलाखिर एक रोज़ तसल्ली देने उसके घर गया तो देखा कि उसकी वालिदा बीमार पड़ी हैं और घर में माली परेशानी है। इन लोगों के पास इलाज के पैसे भी नहीं थे। नासिर इनके इलाज मुआलजा का इंतज़ाम किया, लेकिन खुदा ने इस औरत के नसीब में शिफा नहीं लिखी थी, लिहाजा वो सेहत पाने की बजाय राही मुल्क अदम हो गई। अब सबीहा तन्हा रह गई थी। इसकी एक और बड़ी बहन शादीशुदा अपने घर में रहती थी और ये माँ के सहारे ज़िंदगी बसर कर रही थी। इन हालात को देखते हुए नासिर की हमदर्दी मोहब्बत में बदल गई। सबीहा थी भी खूबसूरत। बस इसने सोचा कि मुझे शादी तो करना ही है, क्यों ना सबीहा से कर लूँ। तभी इसने सबीहा को अपनाने का फ़ैसला कर लिया। इसने अपने बड़े भाई को लिखा कि जल्द अज जल्द मेरे हिस्से की जायदाद मेरे हवाले की जाए ताकि हाथ में कुछ रकम तो आए तो मैं सहूलत से घर बसा सकूं। नासिर के बड़े भाई इन दिनों किसी जंगी मार्के में मसरूफ़ थे। उन्होंने जवाब दिया, चंद दिन सब्र कर लो, मैं वापस आते ही तुम्हारे हिस्से की विरासत हवाले कर दूंगा, तब तुम इत्मीनान से शादी कर लेना। लेकिन नासिर इस पर राज़ी ना हुआ। वो जल्द से जल्द शादी करके दुल्हन बना के सबीहा को अपने घर लाना चाहता था। इसने भाई को मजबूर किया तो भाई ने अपने बैंक में पड़ी कुल जमा पूंजी इसके खाते में ट्रांसफ़र कर दी और कहा कि जब मिलेंगे हिसाब कर लेंगे। नासिर ने इस रकम से छोटा सा बंगला और बाकी रकम से बॉन्ड्स खरीद लिए कि शायद कुछ ना कुछ इनाम तो निकलेगा। बंगला इसने सबीहा के नाम खरीदा था और इनामी बॉन्ड्स भी बीवी के हवाले कर दिए थे। अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए इसने गरबी को बहुत खूबसूरती से आरास्ता किया और ज़रूरत की हर शय खरीद कर दी। अब इसको किसी चीज़ की आरजू ना थी। दोनों खुशकुरम ज़िंदगी बसर कर रहे थे। घर में सुकून था, मोहब्बत थी। वो बहुत खुश था। सबीहा भी बज़ाहिर खुश नज़र आती थी। जल्द अल्लाह ताला ने उसकी गोद हरी कर दी। पहले बेटा हुआ, फिर बेटी हो गई। औलाद की खुशी में दोनों बहुत मसरूर थे। इनकी शादी को 5वां साल था कि ये अजीब वाक़या हुआ। एक मनहूस दोपहर को इत्तेफाक से वो ऑफिस से जल्द घर आ गया। ऐसा कभी भी ना हुआ था कि वो वक्त से पहले घर आ जाए, मगर इस दिन इसकी तबीयत इस कदर अफसरदा थी कि दफ्तर में बैठा ना गया। लिहाजा वो अपनी चहीती बीवी को फ़ोन पर इतला दिए बगैर घर के लिए चल दिया। घर पहुंचा तो वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। सबीहा घर में कहीं नज़र ना आई। तभी वो बेडरूम में गया। दरवाज़ा बड़ा हुआ था। इसने खिड़की से झांका और ऐसा मंजर देखा जिसको देखने की वो ताब नहीं थी। उसका किराएदार और बीवी दोनों कमरे में मौजूद थे और इनकी कुर्बत शराफत के दायरे के अंदर ना थी। इसे तो अपनी आंखों पर यकीन ना आया। सारा जहां अंधेरे में डूबा हुआ दिखाई दिया। तभी इसकी आंखों में खून उतर आया। इससे पहले कि वो कुछ कर गुजरता, इसका किराएदार छलांग लगाकर कमरे से सहन में पहुंचा और दौड़ता हुआ घर से बाहर निकल गया।
उसी वक्त सबीहा इसके पाँव में गिर गई और रो रो कर माफ़िया मांगने लगी, बच्चों का वास्ता देने लगी। सबीहा की आहुजारी पर कुछ देर के लिए तो इसके अंदर का बुंचाल साकत हो गया और वो बेहिस्सा पलंग पर बैठ गया। काफ़ी देर वो सर पकड़े बैठा रहा। इसने बीवी से कोई बात न की, बल्कि अपने मासूम बच्चों पर नज़रें गाड़े वो देर तक इनके बारे सोचता रहा कि इसका कोई भी मुश्तिल अमल बच्चों की बर्बादी का सबब बन सकता है। गर्मियों की दोपहर का वक्त था। दोनों बच्चे अपने चेहरे पर मासूमियत लिए सो रहे थे। इन्हें खबर ना थी कि इनके माँ बाप की ज़िंदगी में कितना बड़ा इनकलाब आ चुका है। वो सो रहे थे और नासिर मुसलसल इनके चेहरों को घूरे जा रहा था। यकायक इसके दिमाग में ये ख्याल एक कोड़े की मानंद बरसने लगा कि न जाने ये बच्चे भी इसके हैं, अपने हैं या नहीं। इनकी सूरतें अब इसको खुद से मिलती जुलती नज़र नहीं आ रही थी। ये सरीहन वाहिमा हो सकता था, लेकिन अब ये वाहिमा भूत बनकर इसके जहन से चिमट गया था। इसके बाद जो होना चाहिए था वही हुआ, यानी दोनों में रोज़ झगड़ा रहने लगा। बात ये थी कि आंखों देखी मक्खी निगलना इसके बस की बात ना थी और बीवी ये चाहती थी कि इसका चाहने वाला शौहर इस वाक़े को एक भयानक ख्वाब समझकर भुला दे और इससे पहले जैसा मोहब्बत भरा सलूक करने लगे जो इसका वतीरा था। न जाने इस रोज़ किसी बात पर झगड़ा शुरू हुआ, लेकिन झगड़े की असल जड़ वही थी कि सबीहा अपने प्यारे शौहर से बेवफाई की मुर्तकब हुई थी। नासिर को किसी ने बहकाया ना था और ना किसी ने इसकी शिकायत की थी, बल्कि सब कुछ इसने अपनी आंखों से देखा था। ये तकलीफ दह नज़ारा इसकी आंखों में यूं हर रोज़ चलता था जैसे तनूर में खुश्क लकड़ियाँ जलती हैं। दोनों अपने 2 मंजिला बंगले की छत पर बैठे थे। बच्चे पास ही खेल रहे थे। झगड़े की वजह कोई दूसरी थी, लेकिन मौजू गुफ्तगू फिर वही किराएदार बन गया जो इनके बंगले के ग्राउंड फ्लोर पर 4 बरस से रहता चला आ रहा था और अब रूपोश हो गया था। बात बढ़ी, दोनों ने ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। फिर नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। बकौल एक पड़ोसी उसको यकलख्त एक मासूम चीख सुनाई दी। तभी 3 बरस का नन्हा बच्चा बंगले की छत से नीचे आ रहा। इसने चंद घंटे मौत और ज़ीस्त की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद दम तोड़ दिया। मेरे मियाँ इन दिनों भी कराची में मजिस्ट्रेट लगे थे जब ये सबीहा नामी औरत अपने शौहर के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज कराने के बाद इनके रूबरू पेश हुई थी। पर्चे में दर्ज किया गया था कि शौहर के साथ तनाज़े के दौरान इश्तिआल में नासिर ने अपने 3 साल के बच्चे को उठाकर बंगले की छत के नीचे फेंक दिया था। अपने मासूम बच्चे का कातिल सबीहा ने अपने शौहर को ठहराया था, क्योंकि इसका ये शक था बच्चे इसके नहीं हैं, जबकि नासिर का कहना ये था कि बच्चा इसने नहीं फेंका, वो खुद ब खुद गिर गया था। बहरहाल नासिर के ख़िलाफ़ इसके अपने बच्चे के कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया था। 3 साल तक वो जेल में रहा। पेशियां होती रही। बिलाखिर अदम सबूत की बिना पर अदालत से बरी हो गया। बरी होने के बाद वो घर नहीं गया। इसने बीवी को तलाक भी नहीं दी। अरसा तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। बीवी अभी तक इसके ख़रीदे हुए बंगले में बच्ची के साथ रह रही थी। आखिर दोस्तों ने समझाया कि अगर बीवी को तलाक नहीं देते तो बेहतर है सुलह की कोई सूरत निकालो, ताकि तुम भी दर बदर ना फिरो और सबीहा भी तुम्हारी मनकूहा होते हुए अपनी मनमानी ना कर सके। नासिर अपनी बेटी के लिए उदास था। उसे बेटी बना एक पल चैन नहीं था। जो ही वो घर गया, बच्ची अब्बू अब्बू कहती इसकी टांगों से लिपट गई। सबीहा भी खूब फूट फूट कर रोई। वो खुद भी रोता रहा। इसके बाद ये दोनों मियाँ बीवी बेटी की खातिर फिर से साथ रहने लगे। 2 माह भी चैन से ना गुजरे होंगे कि माजी की बला जाग उठी, जिसने नासिर की नींदें उचाट कर डाली। सबीहा भी चुकन्नी थी, जानती थी इसके शौहर ने जो कुछ अपनी आंखों से देखा है वो बोला नहीं जा सकता। किसी भी दिन कुछ ना कुछ होकर रहेगा। नासिर की आदत थी कि रात को इसे प्यास लगती थी। वो आधी रात को उठकर पानी ज़रूर पीता था। इसकी बीवी हमेशा जग में पानी भरकर इसके बिस्तर के करीब एक तपाई पर रख देती थी। ये मामूल की बात थी, ताकि नासिर को प्यास लगे तो वो हाथ बढ़ाकर पानी पी ले और इसे किचन में ना जाना पड़े। इस रात 10 बजे सबीहा ने शौहर से कहा, मुझे प्यास लगी है, आपकी तरफ पानी रखा है, ज़रा मुझे देना। इसने तपाई पर दरा जग उठाया और गिलास में पानी भरकर बीवी को दिया। वो लेटी हुई थी, पानी पीने को उठकर बैठ गई। इसने गिलास लबों से लगाया ही था कि इसकी चीख निकल गई। पानी की जगह कोई ऐसा सयाल गिलास में था कि इसके होंठों को छूते ही लब जल उठे। नासिर ने पूछा, क्या हुआ? वो बमुश्किल इतना बोल पाई कि बत्ती जलाओ। तुमने क्या दे दिया है? नासिर ने बत्ती रोशन कर दी। गिलास सबीहा ने फेंक दिया था और तकलीफ से बिलबिलाते हुए कह रही थी, ये तुमने क्या जुल्म किया? पानी की जगह तेज़ाब दे दिया क्या? नासिर, तुम कितने संगदिल हो, क्या मुझे मारना चाहते हो? वो बुरी तरह रो रही थी। मैंने तुम्हें तेज़ाब दिया है? पागल हो गई हो क्या मक्कार औरत? पानी तो तुमने ही भरकर रखा था यहाँ। अब इसमें क्या था? मुझे क्या मालूम? ये कहकर इसने जग उठाकर देखा। दूसरा गिलास उठा लाया।
اس سے پانی اڈیل کر دیکھا مگر اس میں تو پانی ہی تھا، لیکن پہلے والے گلاس میں پہلے سے کچھ سیال بھرا ہوا رکھا تھا۔ اس نے وہ اٹھا کر بیوی کو دے دیا تھا۔ شاید اسی میں پانی کے علاوہ کوئی سیال تھا، تبھی تو اسے ہونٹوں سے چھوتے ہی صبیحہ شدت تکلیف کا اظہار کر رہی تھی۔ تم نے خود گلاس میں پہلے سے تیزاب ڈال کر رکھ دیا تھا تاکہ جب میں رات کو اسے اٹھا کر پیوں تو میری موت واقع ہو جائے اور تم آزاد ہو کر اپنی من مانی کرو اور کسی اور کے ساتھ مرضی کی زندگی بسر کر سکو۔ یہ غلط ہے۔ وہ بول نہ پا رہی تھی، پھر بھی بولنے پر مجبور ہوئی۔ یہ تم ہی نے کیا ہوگا، گلاس میں تیزاب ڈال کر رکھ دیا ہوگا۔ میں نے تو خالی گلاس جگ کے ساتھ رکھا تھا۔ اگر میں تیزاب بھر کر رکھتی تو تم اسے پانی کیوں مانگتی؟ اب مجھے ہسپتال تو لے چلو، مارے تکلیف کے مری جا رہی ہوں۔ تم مجھ سے کوئی بھیانک انتقام لینے پر تلے ہوئے ہو۔ وہ کہتی تھی کہ تم کو مجھ پر شک تھا کہ یہ بچے تمہارے نہیں ہیں، تب ہی معصوم بیٹے کو بھی اٹھا کر نیچے پھینک دیا تھا۔ ناصر غصے میں دیوانہ ہو گیا، بولا بیٹے کو میں نے نہیں پھینکا، ہمارے جھگڑے کے شور کی وجہ سے وہ ڈر کر بھاگا تھا اور منڈیر سے نیچے گر گیا تھا۔ ہرگز نہیں، صبیحہ چلائی، تم کو میں نے خود اس کو اٹھا کر نیچے پھینکتے ہوئے دیکھا تھا، ایسے ہی جیسے آج تم مجھ پر تیزاب پھینکنے والے تھے۔ ناصر یہ بات سن کر آپے سے باہر ہو گیا، کہا کہ میں آج تک گھر میں تیزاب لایا ہی نہیں، یہ تم ہی ہو جس نے تیزاب کا بندوبست کیا ہے۔ تبھی ناصر نے گھر کی تلاشی لی اور اسے اسٹور میں ایک بوتل ملی جس میں تیزاب موجود تھا۔ اب وہ بوتل دونوں کے درمیان وجہ تنازع بنی۔ بیوی کہتی تھی کہ یہ تم گھر لائے ہو مجھ پر پھینکنے کے لیے، اور شوہر کا کہنا تھا کہ تم اسے مجھے پلانا چاہتی تھی، تم ہی نے اپنے درینہ آشنا سے منگوائی ہے، اور اگر تم کہتی ہو کہ میں لایا ہوں تو پھر یوں ہی صحیح۔ یہ کہہ کر اس نے تیزاب صبیحہ پر گرا دیا۔ بوتل میں تیزاب کم تھا، لہٰذا وہ زیادہ جلنے سے بچ گئی، البتہ اس کے بازوؤں کی کھال ادھڑ گئی اور کچھ چھینٹے بیٹی پر پڑے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، مگر ماں اور بیٹی کے چہرے بچ گئے۔ دونوں اسپتال میں داخل رہیں۔ صبیحہ نے بیان دے کر شوہر پر ایک بار پھر پرچہ کرا دیا کہ اس نے مجھے اور بچی کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ناصر ایک بار پھر جیل چلا گیا، اس بار بھی اس کا مقدمہ میرے شوہر کی عدالت میں ہی تھا۔ ناصر کی حالت قابل رحم تھی، میلا کچیلا لباس اور بال پاگلوں جیسے۔ میرے شوہر نے اس کو دلاسا دیا اور نرمی سے پیش آئی، کیونکہ صبیحہ خود کہتی تھی کہ پانی کا جگ اور گلاس اسی نے تپائی پر رکھے تھے، لیکن شوہر نے جگ سے پانی نہیں دیا بلکہ گلاس میں تیزاب ڈال کر اسے دیا۔ سوال یہ تھا کہ اس نے شوہر سے پانی کیوں مانگا؟ تاہم غم زدہ شوہر کی حالت بھی قابل رحم تھی، اسی سبب پولیس بھی اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ آ رہی تھی تاکہ وہ نارمل حالت میں نہ آ جائے۔ اس کے ساتھ محبت بھرے رویے سے پیش آنے کی وجہ سے وہ رفتہ رفتہ نارمل ہوا۔ بہرحال مقدمہ چلا، مگر عدم ثبوت کی بنا پر اس بار بھی کچھ عرصہ جیل رہنے کے بعد اسے بری کر دیا گیا اور مقدمہ خارج ہو گیا۔ اس کے بعد وہ صبیحہ کی جانب کبھی نہیں گیا۔ اس نے ایک معمولی ملازمت ڈھونڈ لی، بیوی نے بنگلے کا نچلا حصہ دوبارہ کرائے پر اٹھا دیا اور اس کی آمدنی سے گزر بسر کرنے لگی۔ ناصر پر حیرت ہے کہ اس نے صبیحہ کو پھر بھی طلاق نہیں دی، لیکن وہ اس سے ملتا بھی نہیں تھا اور نہ ہی اپنی بیٹی سے ملنے جاتا تھا، البتہ کبھی کبھی ہمارے گھر میرے صاحب سے ملنے آ جاتا تھا، اور اس کو ان سے عقیدت سی ہو گئی۔ وہ یہی کہتا تھا نا کہ میں نے اپنا بچہ چھت سے گرایا تھا اور نہ گلاس میں تیزاب رکھتا۔ بہرحال یہ معاملہ حل نہ ہو سکا۔ واقعی بچہ خود گرا تھا یا اسے کسی نے گرایا تھا؟ گلاس میں تیزاب کہاں سے آیا جبکہ جگ میں تو پانی ہی تھا؟ بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ سنگین ہونے کے باوجود چونکہ کوئی عینی شاہد نہیں ہوتا سو عدم ثبوت کے باعث ان کو خارج کر دیا جاتا ہے، اور جس ملزم پر شک قوی بھی ہو تو اسے پکڑا نہیں جاتا اور نہ سزا دی جاتی ہے۔ یہ تو ایک کیس تھا، ایسے ہزاروں کیس ہوں گے۔ قاتل کو سزا نہ ملی گرچہ واقعات روز روشن کی طرح عیاں ہیں، مگر عدم ثبوت کا فائدہ دے کر اس کو بری کر دینا پڑا۔ تبھی کہتے ہیں کہ قانون اندھا ہوتا ہے کیونکہ اس کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔